तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं देश के नाम पर। अभी सरकार ने देश का नाम इंडिया से भारत कहना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को लग रहा है कि सरकार ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे देश का नाम इंडिया ही है, बस सरकार ने इंडिया शब्द से ज्यादा भारत शब्द को महत्व दिया है। और ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया रख लिया है, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। देश का नाम नहीं बदला है। और हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इंडिया नाम कैसे पड़ा था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है मेगास्थनीज की इंडिका का हिंदी अनुवाद। इस अनुवाद में बहुत ही अच्छी चर्चा की गई है। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा था उसकी चर्चा की गई है। साथ में ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा था। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले जब हम कॉलेज में इतिहास पढ़ते थे तो प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे कि पहले भारत का नाम आर्यावर्त होता था। फिर एक शकुंतला नामक स्त्री का भरत नामक पुत्र हुआ जो शेरों को पकड़कर उनके दांत गिना करता था। बड़ा होकर वह आर्यावर्त का राजा बना और उसने अपने नाम पर हमारे देश का नाम भारत रख दिया। भारत के नामकरण संबंधी इस थ्योरी के विरुद्ध कोई अन्य थ्योरी या दावा हमें नहीं बताया जाता था। सो हमें लगता था कि ऐसे ही भारत का नामकरण हुआ होगा। वैसे भी टीनेज का मतलब है 13 से 19 साल की जो आयु होती है उसे टीनेज कहा जाता है। मैं हमें गर्व होता था कि हमारे देश का नाम ऐसे बहादुर लड़के के नाम पर रखा गया है जो शेरों को पकड़ लेता था, फिर उनका मुंह खोलकर उनके दांत गिन लेता था। हमें भी लगता था कि हम भी वैसे ही बहादुर बन जाएं। खैर, समय बीतता गया और समय के साथ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की अंधी गलियों में एक के बाद एक अनसुलझे प्रश्न मिलते गए। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या सिंध साम्राज्य भी आर्यावर्त का हिस्सा था? अगर हाँ, तो इसे नष्ट क्यों किया गया? दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सिंध साम्राज्य के नगर बुद्ध काल से पहले ही नष्ट कर दिए गए थे तो भगवान बुद्ध ने कभी भी इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया? जब हमने सिंध साम्राज्य का अध्ययन किया तो पाया कि उसके लगभग हर नगर में बौद्ध स्तूप के खंडहर हैं। वहां की मोहरों पर पीपल के नीचे बैठे बुद्ध की तस्वीरें उकेरी गई हैं। इन्हें देखकर हमारा शक विश्वास में बदलने लगा कि सिंध साम्राज्य के नगर बुद्ध काल के बाद नष्ट किए गए। लेकिन लगभग सभी इतिहासकार एक सुर में हूक रहे थे। आर्य 1500 ईसा पूर्व में घोड़ों पर बैठकर आए और आते ही उन्होंने सिंध साम्राज्य नष्ट कर दिया, यहाँ के निवासियों को मार दिया, आदि आदि। तभी हमें मेगास्थनीज की इंडिका मिली। उन्होंने हमारे बहुतेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उन्होंने लिखा कि उनसे लगभग 300 साल पहले दियोनिसास यानी दिवोदास के नेतृत्व में ब्राह्मण मीडियन प्रांत से भारत की ओर आए तथा वर्तमान के हिंद कुश अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बस गए। देवोदास ने अंगूर की खेती करना तथा अंगूर से शराब यानी सोमरस बनाना सीखा और लोगों को सिखाया। वह अपने लोगों को लेकर मैदानी इलाके में गया, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से वापस पहाड़ी इलाके में आ गया। वह मेरू पर्वत तक गया। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इसी पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है, अतः उनसे जो ब्राह्मण बहस करने आए वह अवश्य ही देवोदास के टोले के वंशज थे।
उस समय तक यह लोग स्वयं को दूसरों से उच्चतर सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर बुद्ध और महावीर जैसे भारतीय वीरों ने उनके इरादे सफल नहीं होने दिए थे। यहाँ आचार्य चतुर्सेन के अमूल्य ग्रंथ भारतीय संस्कृति दृग स्पर्श से यह तथ्य हाथ लगा कि महाभारत में लिखा है कि आर्यावर्त के बाहर जो देश है वह भारत है। हमें आश्चर्य तब हुआ जब बिल्कुल यही बात मेगास्थनीज ने इंडिका में कही। क्या कही? ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि आर्यावर्त के बाहर जो देश है वो भारत है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि आर्यावर्त अलग था और भारत अलग था, लेकिन आज तक हम सबको क्या पढ़ाया गया है कि भारत का ही प्राचीन नाम आर्यावर्त है, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि सिंध दरिया से लेकर गंगा के मुहाने तक तथा हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग में 3 देश आर्यावर्त, प्राच्य देश और पंडाया देश बसते हैं। ये किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है। इस प्रकार वर्तमान समय के अनुसार सिंध दरिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश वाले धरती के टुकड़े पर उस समय 3 देश बसते थे। वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को उस समय आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त कहा जाता था। यहां से आपको समझना है बहुत अच्छे से। आज का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वो जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको उस समय क्या कहा जाता था? आर्यन प्रदेश या आर्यावर्त, उसी को कहा जाता था। मेगास्थनीज के लगभग 250 साल बाद मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि हिमालय के विंध्य तक तथा पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र आर्यावर्त है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। अभी मैं इसकी आगे बात करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से वाले क्षेत्र में पंडाया देश बसता था, यानी पांड्य देश बसता था। शेष सारे भूभाग का नाम परसाई या पराच्य देश था, जिस पर मौर्य वंश का राज था। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि सिकंदर ने आर्यावर्त और उसके साथ लगते क्षेत्र के रजवाड़ों को हराकर यह इलाका अपने देश के अधीन कर लिया था। किसको पराजित किया था? आर्यावर्त। और आर्यावर्त से जो क्षेत्र लगते थे, रजवाड़े लगते थे, उनको पराजित करके सिकंदर ने अपने अधीन कर लिया था। और आगे लिखा है कि इसी क्षेत्र के अग्रगणी राज्य के सभी लोग सिकंदर के हाथ लगने की बजाय आग में जलकर मर गए थे। इसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यह इलाका जीतकर उसने सेल्यूकस को यहाँ का छत्रप यानी क्षत्रिय नियुक्त किया था। जब सम्राट संदरकोत्स ने सेल्यूकस को सिंध दरिया में मैदानी इलाकों से खदेड़ने के लिए हमला किया तो उसने सम्राट के आगे घुटने टेक दिए थे। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। सम्राट संदरकोत्स अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे, अतः दोनों में संधि हुई, जिसकी 3 बातों का उल्लेख मेगास्थनीज तथा उनके समकालीन लेखक अपने लेखन में करते हैं। नंबर 1, सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोत्स को अपना दामाद स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी सम्राट से कर दी थी। यह शादी इस बात की गारंटी थी कि सेल्यूकस अपनी बेटी के घर पर ना तो आक्रमण करेगा और ना ही किसी को करने देगा। सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोत्स की शादी के उपहार में आर्यावर्त का इलाका भेंट किया था। उसके बाद से आर्यावर्त भारत का हिस्सा बन गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो आर्यावर्त का इलाका था वो किसने उपहार में दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने दिया था दहेज के रूप में। इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि आज का जो भारत है वो आर्यावर्त कभी रहा ही नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने बार बार इस बात को थोपने का प्रयास किया है कि हमारे देश का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था।
जो बिल्कुल गलत है। नंबर 3, सम्राट संदरकोत्स ने अपने ससुर सेल्यूकस को भारत के बेहतरीन 500 हाथी भेंट किए। इसके इतिहास में चर्चा होती है और खूब जोर शोर से होती है। इस संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि ब्राह्मणों का आर्यावर्त उस समय भारत में शामिल किया गया। उससे पहले यह यूनानियों की गुलाम बस्ती थी। कौन? अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान वाला हिस्सा। इसमें कुछ हिस्सा ईरान का भी आता था। पुराणों में दी गई वंशावली के अनुसार भरत के ही खानदान में महाभारत का हीरो अर्जुन पैदा हुआ। दोनों में 25 पीढ़ियों का अंतर है, अर्थात भरत से लगभग 500 साल बाद महाभारत की लड़ाई हुई। कालगणना के नाम पर दावा किया जाता है कि यह लड़ाई भगवान बुद्ध के जन्म से 2539 साल पहले हुई थी। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि अगर महाभारत से भी 500 साल पहले हमारे देश का नाम भारत रखा जा चुका था, तो महाभारत में भारत देश का उल्लेख क्यों नहीं आया? यानी महाभारत जो ग्रंथ है उसमें भारत देश का उल्लेख क्यों नहीं आया? आपको मैं बता दूं कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो कुछ और है। आगे इसकी मैं चर्चा करूंगा यहीं पे। सैकड़ों चक्रवर्ती राजा इस लड़ाई में भाग लेने आए, लेकिन किसी भी राजा ने यह नहीं कहा कि उसका देश भारत है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि महाभारत की जब लड़ाई हुई थी तो किसी भी राजा ने ये नहीं कहा कि मेरे देश का नाम भारत है। क्यों नहीं कहा था? आगे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। भगवान बुद्ध ने हजारों पृष्ठों में समाने वाले त्रिपिटक के उपदेश बयान किए। इस भूखंड को जम्बू द्वीप कहा, मगर कभी भी भारत नहीं कहा। ये बात तो बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध ने इस देश का नाम भारत नहीं कहा है। अगर उनसे 3000 साल पहले भारत ने इस देश का नामकरण कर दिया होता तो भगवान बुद्ध कहीं तो उस नाम का प्रयोग करते। ये बात बिल्कुल सही है। उनसे 200 साल बाद मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। उस समय तक इस देश का नाम इंडिका या परसाई था। ये बात आपको ध्यान रखना है। उस समय तक हमारे देश का नाम क्या था? इंडिका या परसाई। लेकिन यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेगास्थनीज जब आया था हमारे देश का नाम क्या था? इंडिका था। उसने इंडिका नाम से किताब लिखी है, लेकिन उस समय भी हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप ही था। इसको आपको ध्यान रखना है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नाम इसका क्यों दिया, ये आपको समझना है। और इंडिका जो नाम दिया है मेगास्थनीज ने, यहीं से इंडिया शब्द की शुरुआत होती है। इसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है? तब मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। यानी तब तक किसी भारत ने भारत का नामकरण नहीं किया था। उसके बाद से लेकर अब तक के हर पल का हिसाब इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। उसमें कहीं भी इस देश पर भरत नामक राजा के शासन करने का उल्लेख नहीं है। आजकल इंटरनेट पर कई तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। कई विद्वान तो भारत का नाम महाभारत पर आधारित बताते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि इस पुस्तक का नाम जैसे भारत और फिर महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि जय में सिर्फ 8800 श्लोक थे। यहाँ पर आपको समझना है, आज जिसको हम महाभारत कह रहे हैं उसका पुराना नाम क्या था? जय। जब उसका नाम जय था तब केवल 8800 श्लोक थे उसमें, और जय से भारत और फिर महाभारत। जैसे जैसे इसमें अन्य कहानियां जुड़ती गई, इस पोथे का भार भी बढ़ता गया, यानी कि किताब बड़ी होती गई। इसीलिए इसका नाम भारी यानी भारत रखा गया। और जब इसमें और भी बढ़ोतरी होती गई और इसके 18 खंड बनाए गए तो इसको महाभारी यानी महाभारत कहा गया। यहां से अब आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि महाभारत यानी यही इसका वास्तविक नाम है। वो वास्तविक नाम नहीं है, इसको आपको समझना है। सबसे जो पुराना नाम है वो जय है,
कुछ इतिहासकारों ने तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता लिखा हुआ है, लेकिन आजकल के बच्चों को पता नहीं है। तो उनके दिमाग में यही चीज समाई हुई है कि महाभारत ही इसका वास्तविक नाम है। तो ये कहानी यहाँ से आपको समझ में आ गई, और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारे देश का नाम जो भारत है वो इसके नाम पे नहीं रखा गया है। इसमें कई कहानियां हैं, उन सभी कहानियों की चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारे देश का जो नाम आज भारत है वो कहां से आया है। क्योंकि अंग्रेजों के समय से पहले हमारे देश की कोई सीमा रेखा तो थी नहीं, अंग्रेज आए तभी सीमाएं बनी। पहले तो राजा महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे, तो जब सीमाएं थी नहीं तो लोग ये डिसाइड कैसे करते थे कि इस हिस्से को भारत कहा जाता था और इस हिस्से को आर्यावर्त कहा जाता था। ये राजाओं के साम्राज्य पर निर्भर करता था। और भारत का जो प्राचीन नाम है, सबसे प्राचीन नाम है, वो जम्बू द्वीप ही है। जम्बू द्वीप के बाद ये सारे नाम रखे गए हैं। यहां पर इन्होंने विष्णु पुराण का भी उदाहरण दिया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि मरु देवी के ऋषभ पैदा हुआ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और ऋषभ के भरत, और भरत से भारतवर्ष और सुमति हुए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भरत का पिता ऋषभ है। महाभारत वाली कहानी में उसका पिता कौन? दुष्यंत था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इस श्लोक में भरत ने भारत को अपना नाम नहीं दिया, बल्कि उसे पैदा किया है। जैसे वह खुद ऋषभ से पैदा हुआ है तथा उसने सुमति को पैदा किया है, अतः भारतवर्ष उसकी पत्नी के गर्भ से पैदा हुए बच्चे का नाम है। उसके गर्भ से हमारा देश पैदा नहीं हुआ। स्त्री गर्भ से नदी, नाले, पहाड़, जंगलों वाले देश पैदा नहीं होते, यहाँ पे लेखक का कहना है। अब यहाँ पे बात आती है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित हुई धातु की लाट दिल्ली में खड़ी है। उस पर सम्राट अशोक के आदेश लिखे हुए हैं। उसे दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में टेस्ट यानी कि जांच करवा लें, सभी यही कहेंगे कि यह धातु 2300 साल पहले ढाली गई थी। और यह इस बात का सबूत है कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक का यहाँ यानी हमारे देश में राज था। इराक की सीमा से लेकर आसाम तथा नेपाल से लेकर केरल तक इसी प्रकार के सबूत आज भी मौजूद हैं। अतः सम्राट अशोक और उसके विशाल बौद्ध साम्राज्य के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। ऐसा ही सबूत चाहिए भारत से भारत बनने का। अगर किसी दुष्यंतीय भारत से भारत बना होता तो कहीं तो कुछ सबूत होता। यहाँ पर लेखक जो भारत वाली कहानी है उसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं। हमें सचमुच दुख होता है कि हम भारतीय ही नहीं जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत किसने रखा है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदू शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, फिर भी 70 करोड़ लोग हिंदू कहलाते हैं। आज की दृष्टि से देखें तो 100 करोड़ बताते हैं। कोई नहीं जानता उनका नाम हिंदू किसने रखा है। इतिहास की दृष्टि से इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। प्राचीन भारत के इतिहास की अंधी गलियों में जो कहीं थोड़ी बहुत प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, उसमें एक नाम चमकता है, सुदास और उनका कबीला भारत। कहानी यहां से शुरू होती है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस कबीले के लोगों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसको आपको ध्यान रखना है। हम इस राय से सहमत हैं, यानी इस किताब के अनुवादकार ये बात कह रहे हैं कि सुदास जो राजा हुए इस देश के, आपने सुदास की कहानी सुनी होगी, ऋग्वेद में उसका वर्णन है। बड़ा बहुत भारी युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच में, उसमें एक सुदास भी थे। उनके कबीले का नाम था भरत और उसी कबीले के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसकी मैं आगे बात कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसका मुख्य कारण यह है कि यह दावा बहुत हद तक तर्क संगत है तथा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, अतः यह मत मान्य होना चाहिए। राजा सुदास और उनके कबीले के बारे में जो जानकारी मिलती है वह इस प्रकार से है। नंबर 1, सर्वप्रथम
यह है कि सुदास एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है या कहें राजा का नाम है। और यहाँ पर जो दुष्यंत, भरत, शकुंतला वाली जो कहानी है वो बिल्कुल काल्पनिक है, उसके कोई सबूत नहीं है, ऐसा अनुवादकार मानते हैं। और जो सुदास थे वो भारतीय मूल के राजा थे, उनके कबीले का नाम भारत था। एक समय ऐसा आया जब पुराने पंजाब और सिंध के कबीलों के लोग किसी बात पर दो गुटों में बट गए थे, उनमें लड़ाई हुई थी। यहाँ पे आपको समझना है, पंजाब और सिंध के कबीलों की बात यहाँ पे हो रही है। इस युद्ध यानी झगड़े में सुदास के विरुद्ध 10 कबीलों के लोग शामिल हुए थे। तुर्बस, यक्षु, अलिन, अनु, भृगु, भलिन, द्रहर्यु, मत्स्य, पुरसु, विष्णी। ऋग्वेद के अनुसार यह लोग यज्ञ नहीं करने वाले थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद के अनुसार ये लोग यज्ञ करने वाले नहीं थे। राजा सुदास भी यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। ऋग्वेद के मंडल संख्या 7 के कई सूक्तों में इस लड़ाई का थोड़ा थोड़ा करके वर्णन किया गया है, जिसमें 29 लोगों के मारे जाने का उल्लेख है। वहां इस झगड़े का कारण बताया गया है कि विरोधी दल वाले लोगों ने रावी नदी का एक किनारा तोड़ दिया था। राजा सुदास ने उस किनारे को फिर से बनाया। इस कारण उन लोगों से युद्ध हुआ था। मुख्य कारण यही था, ये सत्ता हथियाने के लिए दूसरे देश पर बलात् कब्जा करने की कोशिश नहीं थी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपस में ये जो राजाओं का युद्ध हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि एक दूसरे के राज्य पर उन्हें कब्जा करना था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है, इस झगड़े को दासराज नाम दिया गया। कई विद्वानों ने इसका अर्थ 10 राजा किया है, जो कि तथ्यों के विपरीत है। इस लड़ाई में कुल 14 कबीले शामिल थे। उपरोक्त 10 के अतिरिक्त त्रस्तु और भारत कबीले राजा सुदास से संबंध रखते थे। 2 अन्य कबीले सिम्यू और शिव के नाम भी आए हैं। अतः दासराग का अर्थ 10 राजा का युद्ध करना गलत है। ऐसा लगता है कि राजा सुदास और विरोधी कबीलों में रावी नदी एक सीमा की तरह थी। नदी के उस तरफ बालों ने किनारा तोड़ दिया। राजा सुदास तेज बहती नदी पार करके गए और किनारा फिर से बना दिया। नदी का किनारा तोड़ने का कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं लगता, क्योंकि जब राजा सुदास और उनके आदमियों ने नदी पार की तो उसमें बहुत पानी था और उन्हें नदी पार करने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस झगड़े का कारण 2 संस्कृतियों का टकराव भी नहीं था। दोनों तरफ के लोग यज्ञ नहीं करने वाले ही थे। हाँ, एक बात का खुलासा ऋग्वेद में नहीं किया गया है कि यज्ञ का देवता इंद्र इस झगड़े में क्यों कूदा, और वह है तुर्वसु, भृगु, अनु जैसे ब्राह्मण कबीलों के विरुद्ध भारतीय मूल के राजा के पक्ष में क्यों लड़ा। इस बात की चर्चा ऋग्वेद में नहीं की गई है, और ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल अलग रूप से मिलती है। ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने अलग अलग सूक्तों में राजा सुदास की स्तुति की है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। एक भारतीय मूल के राजा की 2 ब्राह्मण कबीले के ऋषियों द्वारा स्तुति करना आश्चर्य की बात है, जबकि राजा सुदास यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। लेखक का कहना यह है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने राजा सुदास की स्तुति की है, और ये बात बहुत आश्चर्य की बात है। इस झगड़े में जीत हासिल करने पर राजा सुदास और उनके कबीले का हौसला बढ़ा और उन्होंने दूर दूर के विशाल क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली। इसीलिए उनके दबदबे वाले क्षेत्र को भारतीयों का देश कहा जाने लगा। यहीं से भारत देश की नींव रखी गई। आधिकारिक रूप से प्राचीन भारत का नाम कभी भी भारत नहीं पुकारा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आधिकारिक रूप से कभी भी इस देश का नाम भारत नहीं रहा है। हो सकता है भविष्य में सिंध साम्राज्य की मोहरें पढ़ी जाएं और वहां कहीं पर भारत लिखा पाया जाए। अब आपको समझ में आया कि हमारे देश का जो
भारत नाम है उसका अगर वास्तविक इतिहास अगर हम देखें और तथ्यों पर आधारित अगर इतिहास देखें तो केवल एक ही है, और वो ये है कि जो राजा सुदास थे उनके कबीले का जो नाम था उसके आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऐतिहासिक रूप से मैं बात कर रहा हूं ये, और कहानियां अगर देखी जाए तो हमारे देश में कहानियां तो बहुत हैं इसके संबंध में। कोई कहता है इसके नाम पे पड़ा है, कोई कहता है उसके नाम पे पड़ा है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, और कहानियां इतिहास नहीं होती हैं। तो आपको यहां से ये तो पता चल गया कि हमारे देश का जो नाम है भारत वो कैसे पड़ा था। राजा सुदास के कबीले के नाम पे पड़ा था, और उनका जहां जहां तक क्षेत्र था उस हिस्से को भारत कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है कि राजा सुदास कब हुए, इसका जवाब किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है। लेकिन 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, लेकिन विस्तृत रूप में नहीं मिलती है। समस्या यही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो भारत नाम है वो कैसे पड़ा था। अब इंडिया पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है। अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया रखा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया नहीं रखा है। अंग्रेजों से कई सौ साल पहले हमारे यहाँ यूनानी आए थे, यानी ग्रीक लोग आए थे। उन्होंने भी इस देश को इंडिया ही कहा है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, मेगास्थनीज हमारे देश में आया था, उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। तो उसने इंडिका ही क्यों नाम रखा, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा? वैसे उस समय हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था, जम्मू द्वीप था। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंडस जो रिवर है इसके नाम पर ही यूनानी लेखकों ने इस देश का नाम तय किया है। उसने अपनी भाषा में दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी हो, इंडिया नाम जो हमारे देश का रखा गया था वो यूनानियों के द्वारा ही रखा गया था। अंग्रेजों ने तो उस नाम का केवल उपयोग किया है, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तान कह नहीं पाते थे, उन्हें सरल नहीं लगता था वो, इसीलिए उन्होंने इंडिया इसको कहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने ही इसका नामकरण किया है तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ का नाम इंडिका क्यों रखा था। वो इसीलिए रखा था क्योंकि यूनानियों ने ही इस जगह को इंडिया कहा था, और अंग्रेजों ने यहाँ का इतिहास पढ़ा तो अंग्रेजों को ये नाम सरल लगा तो उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा था और हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा था। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से इसे आप खरीद सकते हैं। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे जाएं और वहां पे हमारा अतीत लिख दें तो चैनल आ जाएगा, आप वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।